हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए 111 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी छोटी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करती है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। ठीक है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो यहाँ से आपको त्वरण निकल जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड बटा में समय कितना लगता है 2। ठीक है, कितना लगता है तो 2 लगता है। ठीक, तो ये निकल के आपको 3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए F बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। F बराबर होता है ma। F बराबर होता है m/a, यानी द्रव्यमान अगुना में त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है 5 केजी है द्रव्यमान, अगुने त्वरण कितना आया था तो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 15/2 न्यूटन, यानी 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। क्वेश्चन नंबर 113 की यदि बात करें तो कहता है पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए दूसरा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, देखिए पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग है 2.30 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पीला। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु सूत्र है कि V बराबर होता है I/λ माइनस λ0 बाय λ/c। लैम्डा है मूल तरंग दैर्घ्य, λ0 है आभासी तरंग दैर्घ्य, अब भी है रॉकेट का वेग। तो चूंकि रॉकेट पृथ्वी से पश्चगामी हो रहा है अतः जो है प्लस चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2/10c बराबर λ माइनस λ0 बाय λ/c इंटू क्या होगा c हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 2/10 बराबर c से c कैंसिल λ माइनस λ0 बाय λ। ठीक है, ये हो जाएगा आपको यानी 1 माइनस λ0 बाई λ, यानी ये होगा 2/10। ठीक है, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/10 हो जाएगा। ठीक, 2/10 तो λ0 बाई λ निकल गया 1 माइनस 2/10, 1 माइनस 2/10 यानी 8/10, 8/10। तो लैम्डा बराबर क्या होगा 10/8 λ0। ठीक है, अर्थात ये हो गया 1.25 λ0। तो चूंकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है 450 nm, यानी ये 450 nm से 475 nm तक होता है तथा पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की रेंज 562.5 nm से 593.7 nm तक होगी, जो कि पीला हो प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट
फिर है कि सामने की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिया गया है। ठीक है, तो कहता है आपको कौन सा कथन सही है। तो देखिए 115 का होगा, तो 115 का होगा कि आरेख में पी को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, पी को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया, और जबकि क्यू वक्रीय रेखा है। जबकि क्यू क्या है, तो क्यू है वक्रीय। स्पष्टतया द्रव क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। ठीक है, स्पष्टतः क्यू का ताप जो है पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। नेक्स्ट, फिर कहता है दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए R बराबर होता है P1/A, जहाँ R है प्रतिरोध। ठीक है, R बराबर होता है ρL/A, R बराबर ρL/A होता है, जहाँ R रो क्या है, तो प्रतिरोधकता है, L है लंबा, A है क्षेत्रफल। तो यदि तार का P1 यदि आप रो मान ले, ρ1 18, लंबाई L1 है L और R1 है R। ठीक है, तो दूसरी तार का ρ2 कितना होगा, 2P मान लेते हैं। ठीक है, या 2 रो मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं 2L, L2 जो है 2L, और रेडियस मान लेते हैं R2 मान लेते हैं 2R। ठीक है, तो यहाँ पे R1 क्या होगा, तो R1 बराबर होगा ρL/πr², समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए R2 बराबर हो जाएगा 2 रो इंटू 2L/4R², समीकरण 2। तो R1/R2 ये हो जाएगा रो इंटू 1/πr², यानी ये हो जाएगा 4πr²। देखिए ये हो जाएगा आपको R1/R2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रो और इंटू में 1/πr², यानी ये होगा 4πr²/2L। तो पतले तार का प्रतिरोध R1 जो है कितना है, 10, तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10/R2 बराबर 1 ओम। तो R2 का मान 10 ओम निकल जाएगा। ठीक है, 10 ओम, यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो 117 का होगा 3, ऑक्सीजन। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होता है। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि। 118, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रतिदीप्ति किसके कारण होती है। 118 का फर्स्ट, कैथोड किरणें। कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार 1897 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। ठीक है, यह एक खाली कांच का ट्यूब होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन का एक स्रोत होता है, और एक फ्लोरोसेंट रोशनी आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों को तेज करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए आंतरिक या बाहरी साधनों के साथ होती है। प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब से टकराते हैं। 119 है कि दो तरंगों की आवृत्ति एक अनुपातों के अनुपात में होती है। यदि वे तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे I समानुपाती A² होगा, यानी A1/A2 बराबर होगा I1/I2 का रूट अंडर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/9 का रूट, यानी 1/3, यानी तो यहाँ से I मैक्सिमम और I मिनिमम जो होगा ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, और नीचे में A2 - A1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, और 1 - 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 16/4, यानी 4/1।
4/1 यानी बी ऑप्शन। फिर है कि सी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे आनुपातिक है, तो 120 का होगा 3। तो देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी एक्सरे की जो ऊर्जा होगा ये होगा hc/L। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अतः एक न्यूनतम होता है, तो ईवी बराबर क्या होगा hc/λ मिनिमम। तो ये होगा लेमडा मिनिमम समानुपाती 1/v, क्या होगा 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो 121 का होगा फर्स्ट। जब टीवी का ऑन स्विच किया जाता है तो टीवी का स्विच ऑन करने पर दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ठीक है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो स्क्रोनाइजर लगातार इस त्रुटि को दूर किया जाता है। नेक्स्ट फिर एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है। 6400 वर्ष बाद कितनी जो है राशि शेष रहेगी, तो टी हाफ बराबर कितना है 1600 वर्ष, तो और टी बराबर है 6400 वर्ष। तो एन बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, एन बराबर क्या निकलेगा, एन बराबर निकलेगा 6400 अब बट्टा में 1600 यानी निकल गया कितना 4 एन का मान। तो यहाँ पे जो है देखिए एन बराबर हो जाएगा n0 × 1/2 के पावर n, ठीक है n0। तो n0 × 1/2 के पावर कितना 4, ये हो जाएगा n0/16। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी 1/16। नेक्स्ट फिर है कि एक अमीटर में मुख्य धारा का 0.2% गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है तो अमीटर का प्रतिरोध होगा, तो 123 का होगा तीसरा यानी 1/500। तो देखिए 1 - 2i बटा में या फिर i - 2i बटा 1000 बराबर होगा 9998i बटा में 2000, ठीक है। तो यहाँ से 2i/1000 × 9 बराबर हो जाएगा आपको 998s बटा में जो है 1000, ठीक। तो s का मान यहाँ से निकलेगा g बटा में 499, जो कि r नोट जो होगा, तो यहाँ पे r जो नेट निकल जाएगा, r नेट निकल जाएगा ये g × s/g + s, ठीक है। तो ये निकल जाएगा g बट्टा कितना 500, g बट्टा 500 यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को गुजरने पर दूधिया हो जाता है। दूधियापन किसके कारण होता है, 124 का होगा 2, तो कैल्शियम कार्बोनेट। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 है कि जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी युक्त हवा के संपर्क में रखा जाता है तो ऐसा नीरस हरा रंग प्राप्त कर लेता है। यह लेप किसका मिश्रण है, तो देखिए यह लेप किसका मिश्रण है, 125 का होगा 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती हैं। देखिए तो ये होगा तीसरा ऑप्शन यानी स्ट्रोंशियम परमाणु का। स्ट्रोंशियम अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में एक है, ठीक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार जो स्ट्रोंशियम परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है। यह एक ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज़्यादा सटीक समय बताती है। नेक्स्ट फिर है कि खाली स्थान को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जा सकता है? 127 का होगा 3 CSO4 इंटू 2H2। तो खनिज जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो CSO4 इंटू 2H2 को जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस 373 के तापमान पर गर्म किया जाता है। यह क्रिस्टलीकरण करके अपनी जो है पानी का 3/4 भाग खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 128। फिर है कि 4 तत्व PQR और S की परमाणु संख्याएं जो है इतना है, तो इन तत्वों में उपधातु हैं। तो देखिए 4 तत्वों, इनका परमाणु क्रमांक संख्या दे दिया गया है। इसमें मेटलॉइड के रूप में जाना जाने वाला तत्व R है, जिनकी परमाणु संख्या 14 है, जो सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन R। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R। ठीक है, R जिसकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या है 14। नेक्स्ट कहता है एक अभिक्रिया के वेग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 129 का होगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभिक्रिया दर वह गति है जिस पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे प्रति यूनिट समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति यूनिट समय में एक प्रतिक्रियाशील की सांद्रता में कमी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रतिक्रिया दर नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। 130 देखिए, 130 है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निरंतरक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी जो भारत में पाया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो है बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? 131 का 3, क्रुक्स कांच। तो सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में परावैंगनिक किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। 132 फिर है कि किसका उपयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया एक जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। जो कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। ठीक है, यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ जो जल में अति विलेय होता है। ठीक है, अब देखिए तो फिर कहते हैं बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो दूसरा, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। सभी अधातुएं क्या होती हैं? अतन्य। नेक्स्ट, फिर नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? दूसरा ऑप्शन, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि कौन सा कथन धातुओं के लिए सही है? 135 का होगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं। धनात्मक आयन बनाने के लिए धातुएं इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136। फिर है कि अनावृत जीवी को आमतौर पर खाली स्थान के प्रकार के बीजों के रूप में जो है जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। 136 का फर्स्ट, अनावृत। क्या होगा? अनावृत। नेक्स्ट है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जा सकता है? तो 137 का होगा 3, बीजवाहिका। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीजवाहिका द्वारा ले जाया जाता है। 138 कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 138 का 2, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन का। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रकार को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। 139 कहता है कि कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं।
140 है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2, एनीमलिया। तो देखिए एनीमलिया जगत में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतुओं को रखा जाता है। इसमें जो है मेटाजोआ भी जो है कहा जा इस इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा सरीसृप उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव जो है इस जगत में शामिल है। 1969 में R.H. हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनीमलिया। नेक्स्ट फिर है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। 141 का फर्स्ट, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट 142, फिर नीचे दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सतत विकास की अवधारणा का सही वर्णन करता है। तो ये है इसका राइट आंसर ए और डी, यानी पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ नियोजित विकास और विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 143, फिर कौन सा एक पारितंत्र की परिभाषा है। तो पारितंत्र की परिभाषा है पौधों, जानवरों और रोगाणुओं के विभिन्न समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 144 का 3, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O, पादप कोशिका के भीतर जल का ऑक्सीकरण होता है कि इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, जिसका अर्थ है वह यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 145 का होगा 3, तो जिस बच्चे को पिता से X क्रोमोसोम विरासत में मिलते हैं वह लड़की होगी। तो देखिए एक जाइगोट युग्मनज जिसमें पिता से विरासत से मिला एक X गुणसूत्र होता है, एक लड़की विकसित होगा। सभी बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां अपनी माँ X गुणसूत्र विरासत में लेते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण इस बात से होता है कि उन्हें पिता से क्या विरासत में कौन सा गुणसूत्र X या Y मिला। नेक्स्ट 146, फिर है कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च श्रेणी पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा के रूप में संचय के रूप में जाना जाता है। 146 का 3, जैव आवर्धन। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय जैव आवर्धन कहलाता है। 147, किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन, डबल रोटी पकाने में। ठीक है, फिर है कि मत्स्य में क्लोम यानी गिल का कार्य होता है। 148 का फर्स्ट, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। ठीक है, गिल का कार्य होता है। तो क्लोम या गलफरा जलीय पौधे जैसे मछली में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है। इसका उपयोग कर जलचर पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। गलफरे की सूक्ष्म संरचना बाहरी वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा तल क्षेत्र प्रस्तुत करती है। 149 है कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 149 का 3, तो देखिए कोशिका या प्यूपा कुछ कायांतरित करने वाले कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कायांतर के दौरान होने वाली जो है 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। इन कीटों के कायांतर की 4 अवस्थाएं भ्रूण, डिंभ, प्यूपा तथा पूर्ण कीट या पूर्णक हैं। नेक्स्ट 150 है कि विटामिन X की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज Y के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा X भोजन Z में पाया जाता है। X, Y और Z को पहचानिए। तो 150 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 150 का जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। तीसरा कहे तो X विटामिन C, Y जो है Y है आयरन, Z नींबू वंश के फल। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपको तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एक विभिन्न अन्य पशुओं प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक जो है पोषक तत्व है। यह विटामिन रूप में कार्य करता है। कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बेट सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। तो एक्स विटामिन सी, वाई आयरन और जेड नींबू वंश के फल होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।